अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वली भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, ये अपॉर्चुनिटी आप हम लोगों को दे रहे हैं। और मैं आपसे आपका मतलब पुराना फॉलोवर हूँ। लाइक आपने जब ऑनलाइन साथ से स्टार्ट किया था, उसके बाद मुझे मैंने आपसे काफ़ी चीज़ें सीखी भी हैं माशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर मैं जो चीज़ें आपको मतलब ये जो वीडियो मैं डेमो के लिए बना रहा हूँ, बेसिकली मैंने कुछ पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं। कैमटेशिया पे मैंने एक छोटा सा कोर्स बनाया था, वीडियो स्क्रैप पे भी, जो कि मेरे ये वाले चैनल जो है इस पे मौजूद हैं। लेकिन ये वाला जो कोर्स था ये मैंने कोई ख़ास नहीं बनाया था, फाइबर वाला। इसमें मैं खुद को इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ। बट कैमटेशिया के हिसाब से, और एक मिनट सॉरी, कैमटेशिया के हिसाब से, और मैंने वीडियो स्क्रैप पे दो, एक ये मतलब दो कोर्सेज़ हैं मेरे, जो मैंने सही तरीके से शायद अपने हिसाब से मैंने 100% उसमें दिया था। इसके अलावा इसके अलावा जो मुझे बेसिक वीडियो एडिटिंग आती है, मैं प्रीमियर प्रो पे भी करता हूँ और कैमटेशिया पे भी करता हूँ ज़्यादातर। वो मैंने इसलिए सीखी थी कि मुझे थोड़ा सा शौक हो गया था आपके वीडियोस देख के, और इरफान जुनेजो की वीडियो देख के। तो मैंने सोचा था मैं भी व्लॉगिंग ट्राई करके देखता हूँ। तो मैंने कुछ व्लॉग्स बनाए थे, बट स्टार्टिंग के हिसाब से बहुत बुरे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आती गई। बट मेरा चैनल का जो मेन निच है ना, वो थोड़ा सा डाइवर्ट होता जा रहा था, जो कि मैंने शायद इस वाले चैनल में भी किया है। ये चीज़ मैंने शायद इम्प्रूव करनी है आगे जाके इंशाल्लाह। तो अगर आप मेरा इसमें फ़र्स्ट वीडियो देखें जो कि मैंने फ़र्स्ट व्लॉग बनाया है, और अगर आप ये वाला व्लॉग देखें मेरा मोइंजोदड़ो वाला, तो इसमें थोड़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। बस कैमरा लैग कर रहा था, उसके हिसाब से थोड़ा सा गलत हो गया था। बट ये चीज़ें मैंने थोड़ी इम्प्रूव करी थी। बाकी फ़ोटोशॉप के हिसाब से मैं बात करूँ, और फ़ोटोशॉप में मैंने तकरीबन, जब मैंने अपना फ्रीलांसिंग का करियर स्टार्ट किया था, एक मिनट में अपनी प्रोफाइल ऑन करना भूल गया। मैंने जब अपना फ्रीलांसिंग का करियर स्टार्ट किया था 2015 में स्टार्ट किया था, 2016 में मुझे ऑर्डर्स मिलना शुरू हुए थे। बट मेरे 2 प्रोफाइल बंद हुए थे, बिकॉज़ मैं बिल्कुल नया बंदा था उसमें। मुझे पता नहीं था कि आईपीएस का भी सीन होता है। तो वो सारे मतलब बंद हो गया था मेरा 2 अकाउंट्स। उसके बाद मैंने थर्ड अकाउंट बनाया था 2016 में, तकरीबन मई में, और उसके बाद से ये चलता रहा था। बट 2019 में मैंने इस पे काम करना छोड़ दिया था। तो फ्रीलांसिंग के हिसाब से मैंने फ़ोटोशॉप सीखा था। और ये मतलब फ़ोटोशॉप का जो मैंने यहाँ पर लिखा है, फ़ोटोशॉप में यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मुझे फ़ोटोशॉप में आती हैं, जो मैं सोच समझता हूँ कि मैं अच्छे तरीके से अपना 100% दे के मैं सिखा सकता हूँ। बाकी एडोबी इलस्ट्रेटर मैंने रिसेंटली ऑफ़िस ज्वाइन किया है 2021 के अगस्त से। तो एडोबी इलस्ट्रेटर मुझे बेसिक आता था जब मैंने फ्रीलांसिंग की थी, लेकिन मैंने ऑफ़िस में टोटली काम जो है ना एडोबी इलस्ट्रेटर पे किया है। फ़ोटोशॉप का मैंने बहुत कम यूज़ किया उस पे ऑफ़िस में। तो एडोबी इलस्ट्रेटर में मैं स्पेशली लोगो डिज़ाइनिंग पे मेरा ज़्यादा फ़ोकस हो गया था। मतलब ऑफ़िस में मैं ज़्यादातर लोगो डिज़ाइनिंग बनाता हूँ। तो लोगो डिज़ाइनिंग में ऑफ़िस में मैंने ये चीज़ सीखी कि डिज़ाइन के अलाइनमेंट्स की इम्पोर्टेंस, उनकी जो डिज़ाइन के जो शेप्स होते हैं, या लोगो किस तरीके से हमें ब्रांड करके प्रोफाइल क्लाइंट को प्रोवाइड करना है। मुझे खुद इतना अच्छा पता नहीं था कि मैं सही तरीके से ब्रांडिंग कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर, मैं अपने पोर्टफोलियो में आता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक पोर्टफोलियो, मैंने पहले लोगोस बनाए थे, वो सिर्फ शोकेस करके रखे थे, लेकिन मैंने रिसेंटली अभी एक पोर्टफोलियो बनाया है सिर्फ एक लोगों का। मैं आगे और ऐड करूँगा क्योंकि मेरे पास डाटा पड़ा है अभी। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि मैंने एक लोगो ये बनाया था अनंत, इसमें मैंने कौन से फ़ॉन्ट्स यूज़ करे, स्ट्रक्चर कैसे रखा, इसका प्रोपोर्शन कैसा था, उसके बाद डिज़ाइन के एलिमेंट्स को किस तरीके से मैंने अलाइन किया, फिर फाइनलाइज़ जो लोगो निकला उसकी कलर स्कीम मैंने ये रखी। कलर्स मैंने कौन से यूज़ किए, उसका ये जो आप ये चेक कर सकते हैं कि उसके कलर कोड्स इवन मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से या एक अच्छे तरीके से एक पोर्टफोलियो कैसे बनता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, ये भी मैं ऐड कर सकता हूँ इन चीज़ों में। उसके बाद ये पैटर्न्स बन जाते हैं। उसके बाद मैंने उसकी कंप्लीट ब्रांडिंग बनाई है। आप ये देख सकते हैं स्केच, ये तो खैर एक मंजन कह सकते हैं आप इसको, या एक मॉकअप कह सकते हैं आप, और ये भी एक मॉकअप है ब्रांडिंग के लिए। मतलब इस टाइप का हम पोर्टफोलियो मैंने बनाने की कोशिश की है। अभी मैं और इसको इम्प्रूव करूँगा इंशाल्लाह। मेरे पास और भी आइडियाज़ हैं, मैं यहाँ पर इसमें एनिमेशन इम्प्रूव ऐड कर सकता हूँ, बिकॉज़ आफ्टर इफेक्ट मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, लेकिन आफ्टर इफेक्ट के थ्रू वो हो सकता है। प्रीमियर प्रो पे भी एनिमेशन हम बेसिक लेवल की कर सकते हैं, जो कि मैंने की भी है थोड़ी बहुत। और एडोबी इलस्ट्रेटर और लोगो डिज़ाइनिंग, अच्छा लोगो डिज़ाइनिंग में मैंने सर इमरान अली दीना से काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, जेफएक्स मंटोर वाले। एक तो उन्होंने सिखाया था लोगो डिज़ाइनिंग में कि स्क्रैच से माइंड मैपिंग होती है। मैंने स्केचेस बनाए हैं, कुछ ऑफिस में पड़ी है मेरी वो मतलब बुक जो है,
मैं आपको शो करवा सकता था वहाँ पे। एक तो होते हैं बिल्कुल माइंड मैपिंग करके कैटेगरीज वाइज आइकन्स बना के, उसके बाद हम उसको ड्राफ्ट बनाते हैं, उसका स्केच बनाते हैं, फिर हम उसका डिजिटल ड्राफ्ट बनाते हैं, फिर एक इनिशियल कॉन्सेप्ट बना के कुछ 3-4 क्लाइंट को हम प्रोवाइड करते हैं। फिर क्लाइंट की जब डायरेक्शन पता चलती है तो उसके बाद उसकी कंप्लीट ब्रांडिंग करते हैं अगर लोगो फाइनल हो जाता है। ये हो गया कंप्लीट लोगो फ्रॉम स्क्रैच, जो कि बिल्कुल यूनिक होता है। और एक है लोगो डिज़ाइन फॉर कस्टमाइजेशन फ्रॉम ऑनलाइन डिज़ाइन। सब शटर स्टॉक से कोई डिज़ाइन मिल गया, कोई इन्वाइटो से उठा लिया, कोई फ्री पिक से उठा लिया, उनको मर्ज करके कोई ऐसा डिज़ाइन बना दें हम जो कि कस्टमाइज हो, और वो छोटे छोटे लोगोज़ में चल जाएगा। मतलब बड़े ब्रांड्स के लिए नहीं, कॉपीराइट इशू आ सकता है उस पर। लेकिन छोटे जो ब्रांड्स हैं उसके लिए ये काम चल जाएगा। मतलब अगर आप थोड़ा सा हम उसको कस्टमाइज़ करके, जो कि मैं अक्सर ऑफिस में ऐसे लोगोस बना रहा होता हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी में ज़ाहिर सी बात है एक यूनिक लोगो कभी भी नहीं बन पाएगा, तो मैं कस्टमाइज लोगो बना रहा होता हूँ। ये इन चीज़ों में मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। लेकिन ट्रेडिंग जो है ना, क्रिप्टो करेंसी, मैं अभी इसमें आई एम थैंकफुल टू द वन गाय जो कि रुबैज़ एजाज़ हैं। ही इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं। अच्छा, मैं क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से अगर बात करूँ तो मैं 2017 में इस मार्केट में इन हुआ था, बट मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं कैसे इसमें इन हुआ हूँ और मतलब किस एसेट में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने इन्वेस्ट करा था रिपल में, बिकॉज और मैंने ख़रीदा भी $1 पर। आई डोंट नो कि मैंने क्यों ख़रीदा था ये, बिकॉज मैंने कभी उस पर रिसर्च ही नहीं की थी, और मैंने ख़रीदा भी नहीं था खुद ऑनलाइन, मैंने सिर्फ मंगवाए थे पेमेंट ट्रांसफ़र करके बैंक के थ्रू। और अब जो फ़र्क है ना, मैं पिछले एक साल से उस बंदे के मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसके थ्रू मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं कि क्रिप्टो करेंसी वर्क किस तरीके से करती है, एक कॉइन की प्राइस बनती क्यों है, क्या रीज़न्स है उसके बिहाइंड, और ट्रेडिंग क्या होती है, मार्केट एनालाइजिंग क्या होती है, और एक पर्सन अगर कोई क्रिप्टो करेंसी में आना चाह रहा है तो वो क्यों आना चाह रहा है, मतलब उसका मेन एजेंडा क्या है इसमें आने का। अगर वो पैसे कमाने आना चाह रहे हैं और इन दी सेंस वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आ रहे हैं, ट्रेडिंग वाइज आ रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी तरीके हैं। आपके पास हलाल तरीका भी है, हराम तरीका भी है, जिसको अगर मैं कहूँ कि लिवरेज ट्रेडिंग, जो कि नाम उसको लिवरेज दे दिया गया है, लेकिन वो एक है गैम्बलिंग टाइप। लेकिन अगर इसमें स्पॉट ट्रेडिंग देखी जाए, जो कि टोटली फ़ाइन है, एक एसेट अगर कोई बंदा खरीद के रखता है जैसे घर में, वो वैसे ही है। अगर कोई भी कोई बंदा खरीद के रखना चाह रहा है तो वो स्पॉट ट्रेडिंग में हो सकता है। अब ये जो ट्रेडिंग में मार्केट एनालिसिंग है ना, ट्रेडिंग में जो है ना, दो चीज़ें हैं, जैसे कि सपोर्ट लेवल होगी और रेजिस्टेंस लेवल होगी। रेजिस्टेंस लेवल होगी और सपोर्ट लेवल होगी। अगर जो टॉप पे होती है वो सब रेजिस्टेंस होती है, जो बॉटम पे होती है वो सपोर्ट लेवल होती है। इसका मतलब ये है कि अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक छोटा सा आपको ड्राफ्ट बना के दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहा हूँ, और ये डेली चार्ट पे देख रहा हूँ मैं बिटकॉइन की प्राइस। अगर मैं यहाँ से देखूँ कि प्राइस यहाँ से बार बार जाके यहाँ से बाउंस हो रही है बार बार, अगर हम इन्हीं प्राइस को देखें, यहाँ से भी टच नहीं हुआ लेकिन ओवरऑल, और यहाँ जहाँ से रिजेक्ट होती है ना वो रेजिस्टेंस होता है। अब इस एक हिसाब से देखा जाए तो ये इस जोन से निकल गई थी, बट ये फिर इस वाले टॉप से रिजेक्ट हुई। मतलब ऐसा नहीं है कि एक रेजिस्टेंस जोन होता है, दो रेजिस्टेंस जोन भी हो सकते हैं। ये अगर टूट जाएगा तो एक ये रेजिस्टेंस जोन है, फिर ये है, फिर देन ये वाला काउंट कर सकते हैं हम, क्योंकि डबल 2 बार यहाँ पे टॉप बन के बॉटम आए हैं। और अगर हम ये लास्ट वाला ऑल टाइम हाई है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी 4 आवर्स के कैंडल्स पे देखूँ जाके मार्केट की एनालिसिस, और मैं इसको अगर इस हिसाब से अभी मैं निकालना चाह रहा हूँ इसकी सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस, तो एक ये बन जाती है और एक ये टॉप बनता है जो कि 43,000 है। नहीं, हाँ बिल्कुल 43,000। यहाँ से 43,000 को अगर बिटकॉइन क्रॉस करता है तो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे टच करे और उसके बाद यहाँ पे टच करे, या फिर यहाँ से टच करके बॉटम की तरफ आ सकता है। अगर हम इनकी अगर हम इसको फॉरवर्ड कैंडल पे हम पहले देखें कहीं पे, तो मतलब इन मैचेस पे चल रहा होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, मैं क्रिप्टो करेंसी के साथ थोड़ा टॉपिक उठा रहा हूँ कि यहाँ से जब ये क्रॉस कर गया, ठीक है, यहाँ से डाउन आया, फिर एक ये सपोर्ट लेवल बन गया, उसके बाद ये फिर गया, फिर रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर यहाँ पर आया, फिर से यही सपोर्ट लेवल बनाया, ये वाला भी आप कह सकते हैं। फिर ये इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, बट वहाँ से रिजेक्ट हो गया, और सपोर्ट लेवल भी रिजेक्ट करके एक और सपोर्ट लेवल पे आया, वहाँ से बाउंस लिया, फिर रिजेक्ट होके फिर उस सपोर्ट से भी रिजेक्ट हो गया था।
तो ये सिनेरियोज़ होते हैं, मतलब ये सिर्फ एक उस हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। लेकिन अगर देखा जाए कि कॉइन की प्राइस बनती क्यों है, तो वो मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कॉइन की प्राइस जो बनती है ना, जो मार्केट कैपिटल है, ये डिवाइड होता है सप्लाई के साथ, उसके बाद ये प्राइस निकल के आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बिटकॉइन का मार्केट कैपिटल जो कि है 813 बिलियन, इसको डिवाइड करता हूँ 19 मिलियन बिटकॉइन से। अब सॉरी नहीं, कॉपी, सॉरी, ये मार्केट आ गया और ये हो गया इंटरनेट, कम ऑन। अच्छा, ये हमने सप्लाई यहाँ से उठाई और हम इसको डिवाइड करते हैं, तो आप ये देखें 42,821.47 एग्जैक्ट वही प्राइस आई। अगर फॉर एग्जांपल लोग इतने बुलिश क्यों हैं बिटकॉइन पे, लाइक अगर मैं फ़िलहाल एक जो छोटा ट्यूटोरियल है ना बिटकॉइन पे बना रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा सा और मेरे ट्यूटोरियल्स वगैरह या वीडियोस वगैरह देखना है तो आप ये वीडियोस मेरी लाजमी देख सकते हैं। आप मेरी टीचिंग स्किल्स के हिसाब से ये चीज़ें आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं वीडियोस वगैरह। अस्सलाम वालेकुम, इसमें थोड़ा वॉइस का इशू था बट आई ट्राइड माई बेस्ट। अभी मैंने माइक लिया है बोया का, तो वॉइस की क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव अब मैं कर सकता हूँ इसमें। मैं वापस आता हूँ उधर। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट कैपिटल के हिसाब से लोग इतने बुलिश क्यों हैं बिटकॉइन पे और बिटकॉइन में ऐसी क्या खासियत है, तो मैं इसकी थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरा अगर पर्सनली आप हिसाब लें तो मैं बिटकॉइन का जो टारगेट है मैं $1 लाख देख रहा हूँ एक हिसाब से, जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से मैं देख रहा हूँ। गोल्ड का टोटल मार्केट कैपिटल अगर मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स एक इस कॉइन में पेमेंट कर सकते हैं, मतलब एक जो ये कॉइन ख़रीद ले और वो कल अरबोपति बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लॉन्ग टर्म होता है, इसमें सालों लग सकते हैं, हो सकता है ये फ्लॉप भी हो जाए, रिस्की बहुत है। लेकिन अगर गोल्ड का मार्केट कैपिटल देखा जाए तो 12 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल है, टोटल $12 ट्रिलियन। और बिटकॉइन का देखा जाए तो 800 बिलियन है, मतलब नियर ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन। और सिल्वर का 1.4 ट्रिलियन है। बिटकॉइन टॉप 10 वर्ल्ड एसेट्स में आ रहा है जिनमें टोटल लोगों का पैसा पड़ा हुआ है। और कहने का मकसद ये है कि एथीरियम जो कि बैंक ऑफ अमेरिका को क्रॉस कर चुका है मार्केट कैपिटल में, और एथीरियम का मार्केट कैपिटल $1 ट्रिलियन को टच कर सकता है आने वाले दौर में। अगर मैं यहाँ से गोल्ड के मार्केट कैपिटल में से सिर्फ माइनस करता हूँ 10%, तो ये बनता है, 10% अगर माइनस करता हूँ तो मैं कितना बनता है 1.2 ट्रिलियन। और मैं 1.2 ट्रिलियन सिर्फ अगर इसमें मैं ऐड करता हूँ तो 2 ट्रिलियन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐड करता हूँ ये 1.2 ट्रिलियन इन नंबर्स, मैंने कॉपी करा प्लस 21, और अब मैं इसको डिवाइड करूँगा 19 मिलियन से, तो हम बिटकॉइन की प्राइस देख सकते हैं। जब बिटकॉइन में $2 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटल हो जाएगा तब एक बिटकॉइन की प्राइस होगी $1,05,954.22। मतलब इस तरीके से आप मार्केट में कॉइन्स की वैल्यू को, अगर एक कोई भी न्यू भी आना चाह रहा है तो वो इस तरीके से मार्केट में पहले कॉइन की वैल्यू को मतलब एनालिस करेगा, और रीज़न भी होना चाहिए उसका। अब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बिटकॉइन बन के मार्केट में टॉप करेगा। काफ़ी नहीं, मोर देन 70% फेक कॉइन्स आ रहे होते हैं। अगर आप देखें शीबा को मैं देख लूँ या डॉज को देख लूँ, डॉज में करंटली $19 बिलियन हैं, उसकी प्राइस 15 सेंट पे, मतलब हेल। और शीबा में $13 बिलियन का टोटल मार्केट कैपिटल है और उसकी प्राइस 1 सेंट पे भी नहीं है। इसका रीज़न ये है कि इनकी सप्लाई आप देखें ना, डॉज की सप्लाई इनफाइनाइट है, डॉज किसी तरीके से यूज़ भी नहीं हो रहा, और इसकी टोटल सप्लाई जो मार्केट में पड़ी है, इसको अगर मैं नंबर्स में देखूं, नंबर्स, तो आप ये देख सकते हैं, ये डॉज पे आ गया, नंबर्स वर्ड्स 132 बिलियन, इतनी मतलब इसमें सप्लाई है। तो अगर कोई ये सोच के बैठा है ना कि डॉज $1 पे जाएगा, तो इसको $1 पे जाने के लिए भी मतलब मार्केट कैपिटल इसका टोटल इसके बराबर होना चाहिए, तब ये जाके $1 पे जाएगा एक टोकन। और इसी तरीके से आप सारे टोकन्स को एनालाइज कर सकते हो वो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि एक और चीज़ है इसमें जो कि हमें थोड़ी बारीकी से और देखनी है,
मैं यहाँ पर शो करवाता हूँ आपको एक टोकन, या नए टोकन्स में हम चलते हैं। यहाँ पर नए टोकन्स आए होंगे रिसेंटली एडिट। ओके, अब नए टोकन जो बने हैं ये हम चलते हैं, ये वाला कॉइन देख लेते हैं, या ये वाला कॉइन देख लेते हैं, टाइगर शेयर, जिसमें मार्केट कैपिटल थोड़ा अच्छा है। हम यहाँ पर आते हैं, किस पे बना है ये, अलग ब्लॉकचेन है ये। मैं एथेरियम की ब्लॉकचेन पे कोई देखना चाह रहा हूँ जिसमें मार्केट कैपिटल भी हो, ये वाला देखते हैं। अगर कोई नए टोकन में किसी के भी कहने पर, पहली बात है किसी के भी कहने के पर कोई भी टोकन में या किसी भी एसेट में इन्वेस्ट ना करें, सबसे पहले उस पर रिसर्च करनी चाहिए। और अगर कोई नए टोकन में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो यहाँ पर आए, एथर स्कैन पे जाए, सबसे पहले उसकी सप्लाई देखे कितनी है, उसमें टोटल मार्केट कैपिटल कितना है, वो कौन कौन से मार्केट्स पे ट्रेड कर रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और मेरे साथ कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं, मैं इसको कोर्स में शेयर कर सकता हूँ। और उसके ट्विटर पे, टेलीग्राम पे एक्टिव हैं वो लोग, यानी वो करते क्या हैं, किस ब्लॉकचेन पे बने हैं, क्यों बने हैं, क्या रीज़न्स है, उसके वेबसाइट पे जाकर देखें। और एथेरियम स्कैन पे लाजमी है, यहाँ पर लाजमी आने के बाद आप होल्डर्स पे क्लिक करें। होल्डर्स पे क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कि टोकन की मैक्सिमम जो परसेंटेज की जो सप्लाई है ना, वो किस वॉलेट में है। अब आप ये देखें, ये 3 वॉलेट हैं जिसमें से ये ट्रेजरी है, मतलब ये 2 वॉलेट आप कह सकते हैं 25%, 34%, 25 प्लस 34.5%, 59% के जो टोकन्स हैं ना, वो अगर अभी भी मार्केट में से निकल जाए ना, तो इसकी प्राइस, अगर मैं इसकी प्राइस को मैं माइनस करता हूँ 50, इस प्राइस में से 59% माइनस करनी थी मैंने, सॉरी, ये प्राइस ली हमने माइनस 59%, तो इसकी वैल्यू बनेगी $3 जाके। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर ये 2 वॉलेट अपने पैसे निकाल लेना इस मार्केट से, किसी भी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर लें, तो ये टोकन पूरा डंप हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ था रिसेंटली, जो एक स्क्विड गेम का कॉइन आया था, वो सारे पैसे लेके फ्लॉप कर गया था। तो लोगों को एजुकेट करना बहुत लाजमी है, क्योंकि आने वाला दौर इन्हीं चीज़ों का है। तो बस यही था मेरा डेमो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, उसके लिए माजूर चाहता हूँ। और मैं ये चीज़ें, आई एम सीरियसली वांट टू शेयर दिस विद पीपल्स, स्पेशली द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान। और खुदारा मेरा लास्ट मैसेज है कि लेवरेज ट्रेडिंग कभी भी ना करें। अगर लेवरेज ट्रेडिंग का मैं आपको कॉइन ग्लास पर अभी का डाटा दिखाऊँ ना, कि पिछले 1-2 घंटे में या 24 घंटे में कितने लोग अपना पैसा खो चुके हैं, सिर्फ एक्सचेंजेस को दे चुके हैं। ये देखें आप, $43 मिलियन, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट टू बी ऑनेस्ट। 24 घंटे में मतलब ख़त्म हो चुके हैं। और उसमें से सबसे ज़्यादा जो पैसा गया है ना, वो गया है बाइनेंस की तरफ। ये पैसे किसी बिटकॉइन वगैरह में नहीं जाते, ये पैसे एक्सचेंजेस के पास जा रहे होते हैं, क्योंकि आपने कर्जा उनसे लिया होता है लेवरेज में। तो बाइनेंस ने सिर्फ आज के दिन में $2.6 मिलियन कमाए हैं सिर्फ लेवरेज से। ओकीस ने $1.3 मिलियन कमाए हैं। बेबिट, सबसे ज़्यादा न्यू यूज़र्स यहाँ पर आते हैं, ऑलमोस्ट $1 मिलियन कमाए हैं। FTX $500,000 कमाए हैं। तो ये सिनेरियोज़ हैं। और खुदारा मैं अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ आप लोगों को, जो भी लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं, मतलब ना करें तो बेहतर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरा बस ये डेमो था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ अली भाई, और थैंक यू।